हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का तात्पर्य भारत में क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का तात्पर्य क्या है, फिर पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, इसके बारे में हम एक खाका देख लेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो समितियाँ बनी हैं पंचायती राज व्यवस्था में, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति, गाडगिल समिति, इन सब जो समितियां बनाई गई हैं, वैसे कुल 13-14 समितियां बनाई जा चुकी हैं, लेकिन हम केवल 2 समितियां 3 समितियों को देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो संविधान जो बनाया गया था, संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का कैसे शामिल किया गया, किस अनुच्छेद में है, कैसे बनाया गया। फिर इसके बाद देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था में जो स्थानीय लेवल की सरकार होती हैं, उनके योग्यता क्या होती है उनके चुनाव लड़ने के लिए, और फिर हम देखेंगे कि उनके अधिकार क्या हैं, शक्तियां क्या हैं उनको, और उसके बाद देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में जो समूह सार है उसका हम आपको आधे घंटे के अंदर में पूरा दे देंगे। जो विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसकी नज़र से हम इसे देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो पंचायती राज व्यवस्था पर। पंचायती राज व्यवस्था। देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में भारत में क्या महत्व है, क्या तात्पर्य होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का तात्पर्य है भारत में स्थानीय एवं ग्रामीण स्तर पर एक सरकार की व्यवस्था। तो भारत में एक पंचायती लेवल की सरकार का मतलब है कि स्थानीय लेवल, ग्रामीण लेवल की स्वशासन पद्धति का यह राज्य की विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। राज्य की विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। अगर हम देखें तो अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य को प्रत्येक स्थान पर एक व्यवस्था करना है पंचायती राज व्यवस्था की। तो अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि राज्य को पंचायतों की व्यवस्था करनी चाहिए। और राज्य को हम आपको DPSP पढ़ा चुके हैं, उसमें हमने पढ़ाया था कि जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमने बताया था कि अनुच्छेद 40 जो है वह पंचायतों की व्यवस्था का संबंध करता है, बताता है कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्थाओं का स्थापना करनी चाहिए। भारत में इसका मतलब है पंचायती राज व्यवस्था का स्थानीय और ग्रामीण लेवल की सरकार जो राज्य की विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को एक स्थापना करनी चाहिए प्रत्येक राज्य को, राज्य की विधानमंडल को, राज्य में स्थानीय लेवल पर पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख करना चाहिए। और यह राज्य के नीति तत्व में हमने बताया था कि महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि हमारे गांव को मजबूत बनाया जाए, पूर्ण बनाया जाए, आज़ादी दी जाए, ताकि ग्रामीण लेवल की जो जनता है वह अधिक खुशहाल हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, विभिन्न नैतिक विकास हो। तो इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं हम कि जो समितियां बनी थी उस समितियों में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में। देखते हैं सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था का जो मतलब है कि वह स्थानीय लेवल की सरकार, स्थानीय लेवल की सरकार, स्थानीय लेवल की सरकार जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल तत्व है। अब हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों, अब हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति
बलवंत राय मेहता बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957। तो बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957 में बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957 में बनाई गई थी। तो भारत सरकार ने जो दो परियोजना चलाई थी, एक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। तो भारत सरकार ने एक परियोजना चलाई थी जिसका नाम था सामुदायिक विकास योजना, जनवरी 1952 में बनाई गई थी। एक था राष्ट्र 1952 और दूसरा था राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना 1953 में चलाई गई थी। तो इनके द्वारा जो कार्य किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के द्वारा, जो 1952 क्रमशः 1953 में बनाई गई थी, इनके जो कार्य किए गए थे, इनका जो परियोजना के द्वारा काम किया गया था, इनको देखने के लिए, इनको अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए यह बलवंत राय मेहता समिति नहीं बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में जो बनाई गई थी, इनके विकास को देखने के लिए बलवंत राय मेहता समिति में की स्थापना की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी और बलवंत राय मेहता समिति के जो अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता थे, इसलिए इसे बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है, जो जनवरी 1957 में बनाई गई थी। जनवरी 1957 में जो बनाई गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, जो इनके द्वारा जो कार्य किया गया था गरीबों की सहायता के लिए, परियोजनाओं को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए इनके द्वारा जो काम किया गया था, इसको देखने के लिए, जांच करने के लिए बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति के जो अध्यक्ष थे वह बलवंत राय मेहता थे, इसलिए इस समिति का नाम बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई, कही जानी जाती है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में बनाई गई थी और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में बनाई गई थी। इन दोनों के कार्यों को जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की व्यवस्था की गई थी, बनाई गई थी, इसलिए इसे हम बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं अब आगे। बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर इसी माह में नवंबर में 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार को इसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति जी ने बताया कि इन परियोजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब कि अगर इनका लाभ हमें अधिक लोगों तक पहुंचाना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का जो मुख्य लक्ष्य था अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, अगर हमें इनको अधिक लोगों तक पहुंचाना है, इसका अधिक हमें लाभ लेना है, तो हमें 1957 में, जो नवंबर में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट सौंपी, उसमें कहा कि अगर इनको अधिक लोगों तक पहुंचाना है तो एक हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि यह जो व्यवस्था होगी उसके द्वारा स्थानीय लेवल की सरकार जो होगी, स्थानीय लेवल की जो व्यवस्था होगी
वह इन परियोजनाओं को, विकास कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएगी, जिसका अधिक लाभांश हमें मिलेगा। इसलिए बलवंत राय मेहता जी ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन परियोजनाओं को अधिक तक लोगों पहुंचाने के लिए हमें एक लोककेंद्रीकृत सरकार की स्थापना करनी चाहिए। इसी लोककेंद्रीकृत सरकार की स्थापना को हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसी व्यवस्था को हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और फिर बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिशें दी हैं कि कैसे कैसी पंचायती राज व्यवस्था में कैसे कैसे व्यवस्था करनी चाहिए, किस लेवल में कैसी करनी चाहिए, त्रिस्तरीय उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। तो देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो उनकी सिफारिशें थीं, उनमें मुख्य सिफारिशों को हम देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम बार बार आपको एक ही चीज़ बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, आपको कहीं लेबस नोट्स बना के रटने की ज़रूरत ना हो। इसलिए हम आपको एक चीज़ बार बार बता रहे हैं, कई शब्दों में अलग अलग रूप से। देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो अपनी सिफारिशें दी थी पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कैसे व्यवस्था करनी चाहिए, उनकी मुख्य सिफारिशों को हम देखते हैं। एक सिफारिशें हैं कि पहली सिफारिश जो है इसे हम ए नंबर दे देते हैं। ए में उन्होंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय, एक है त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय प्रणाली। त्रिस्तरीय प्रणाली की उन्होंने व्याख्या की। उन्होंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर की सरकार होनी चाहिए। एक है ग्रामीण, गांव लेवल पर, ग्राम लेवल पर है जो ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाएगा, ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाएगा। तो ग्राम की जो सरकार होगी वह ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाएगी। और एक है ब्लॉक लेवल पे, इसे हम चाहे ब्लॉक कहें, प्रखंड कहें, तो ब्लॉक लेवल की जो सरकार होगी वह होगी, उसका नाम होगा पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति। और एक होगी जिला लेवल पर, जिला लेवल पर, जो जिला लेवल पर होगी उसका नाम होगा जिला परिषद। जिला परिषद। तो त्रिस्तरीय प्रणाली की उन्होंने सिफारिश की। और त्रिस्तरीय प्रणाली में जो गांव स्तर पर होगी, ग्रामीण लेवल पर होगी, गांव स्तर पर होगी, ग्राम स्तर पर होगी, उसका नाम होगा ग्राम पंचायत। और दूसरा है ब्लॉक लेवल पर, जो बी है, ए बी सी, जो बी लेवल की है, ब्लॉक स्तर पर होगी, उसका नाम होगा पंचायत समिति। और जो सी है, जिला लेवल की, जिला परिषद होगी। इस प्रकार से त्रिस्तरीय प्रणाली की व्याख्या की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। अपनी सिफारिशों में त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो जो विभिन्न प्रणालियों की व्यवस्था की थी उन्होंने, बलवंत राय मेहता ने, उनमें 3 थी। ग्राम स्तर पर, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर जो व्यवस्था होगी उसका नाम होगा पंचायत समिति। और जिला लेवल पर होगी उसका नाम होगा जिला परिषद। और जो इसमें मुख्य शक्तियाँ होंगी वह जिला परिषद में होगी। जिला परिषद मुख्य समिति होगी। तो इसमें हम अब देखते हैं कि उन्होंने अगली सिफारिश क्या की थी। नेक्स्ट सिफारिश क्या थी? अब हम देखते हैं दूसरी सिफारिश क्या थी। एक दूसरी सिफारिश जो मुख्य है
वह है ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा होना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा होना चाहिए। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ग्राम पंचायत का जो स्थापना की जाएगी वह होगी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, मतदान द्वारा निर्वाचित सदस्यों के ही किया जाएगा। परिषद। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है कि जिला परिषद का अधिकारी जिलाधिकारी होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होगा। तो जिला जो परिषद होगा उसका अध्यक्ष होगा जिलाधिकारी। तो जिलाधिकारी जो होगा वह जिला परिषद का अध्यक्ष होगा जिलाधिकारी, कलेक्टर जिसे हम कहते हैं डीएम। वह जिला परिषद का अध्यक्ष होगा जिला अधिकारी। इसमें हम बस इतना ही देखते हैं और इसमें हम कुछ खास नहीं देखते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट समिति पे, जिसका समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। दोस्तों आज हम देखते हैं कि अशोक मेहता समिति या अशोक मेहता समिति जो बनाई गई थी वह दिसंबर 1977 अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में बनाई गई थी। और इन्होंने इनका जो मुख्य लक्ष्य था, यह जनता पार्टी की सरकार में बनाई गई थी। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में इनका मुख्य कार्य था कि जो पंचायती राज संस्था है उसको पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि 1957 से 58 से जब 77 तक आते आते पंचायती राज व्यवस्था में जो सरकारें बनाई गई थी स्थानीय लेवल की, उनका जो मकसद था वह पूरा नहीं हो पा रहा था। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता पार्टी ने बनाई। तो जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति की स्थापना की, बनाई अशोक मेहता समिति। उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या हमें सुधार करना चाहिए, क्या क्या सिफारिशें दी कि जिनके द्वारा पुनः पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं को जीवित किया जा सके। एक नई प्रक्रिया के तहत देखते हैं हम इसमें क्या क्या उन्होंने सिफारिशें की। तो इनकी जो सिफारिशें थी, पहला है जो बलवंत राय मेहता समिति में सिफारिशें की गई थी, जो महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने की बात कही गई थी। लेकिन जब दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति बनी, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमें त्रिस्तरीय प्रणाली को नहीं अपनाना चाहिए, हमें 2 प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए। तो इन्होंने जो सबसे पहले थी वह बताया कि द्विप्रणाली की 2 स्तर की प्रणाली बनानी चाहिए। इन्होंने द्विस्तरीय प्रणाली की बात की। तो सबसे जो इनके मुख्य था, उन्होंने बताया कि 2 स्तरीय प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए।
एक है मंडल लेवल पर, मंडलीय लेवल, मंडलीय स्तर इसे हम बोल सकते हैं, या 15,000 से 20,000 से 20,000 लोगों का एक जो व्यवस्था होगी जिला लेवल से नीचे, उसमें मंडलीय स्तर की व्यवस्था की जाएगी। तो मंडलीय लेवल की जैसे वहाँ पर सबसे जो बनाई गई थी सबसे छोटी, वह ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत थी, लेकिन यहाँ पर एक मंडलीय स्तर की व्यवस्था की, जो 15,000 से 20,000 लोगों में गाँवों का समूह होगा, उसमें मंडलीय स्तर की व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा इसमें है, एक ये था, और इसमें दूसरा था कि जिला लेवल पर तो जिला परिषद ही बनाया जाएगा, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इसमें उन्होंने कोई नहीं परिवर्तन किया, उसमें इन्होंने जो ब्लॉक और ग्राम की थी उसको हटाकर इन्होंने एक मंडल स्तर की बनाई, जो 15,000 से 20,000 लोगों का गाँवों का समूह होगा, उसमें एक मंडल स्तर की व्यवस्था की जाएगी और फिर जिला लेवल पर जिला परिषद की जाएगी। वहाँ पर जो स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था की थी, वहाँ पर ग्राम और जिला प्रमुख थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने राज्य को विभिन्न शक्तियाँ दी, राज्य को यहाँ पर उन्होंने प्रमुख महत्व दिया, न कि पंचायती राज व्यवस्था में जो अशोक मेहता समिति थी उसके तहत गांव को दिया गया था, जिला को दिया गया था, लेकिन इन्होंने राज्य को विभिन्न तत्व माना। इसलिए अशोक मेहता समिति लगभग ज़्यादा कारगर नहीं रही। जब बनाया गया उस 92 संविधान संशोधन में, 1992 में 73वां संविधान संशोधन, तो त्रिस्तरीय की बात ही वहाँ की गई। अब फिर देखते हैं हम कि अशोक मेहता समिति की जो और सिफारिशें थी, उन्होंने कहा कि राज्य में जो चुनाव होने, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव होंगे वह उसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करनी चाहिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करने के लिए भी उन्होंने बताया था। अब हम देखते हैं जो गाडगिल समिति है, गाडगिल समिति 1988 में बनाई गई थी, उसे हम देखते हैं। गाडगिल समिति, थोड़ा सा 2 लाइन हम देखेंगे, यहाँ पर भी ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। से गाडगिल समिति की अगर हम सिफारिशों की बात करें तो उन्होंने लगभग 132 सिफारिशें की थी। तो हमें केवल इतना नहीं पढ़ना है, हमें केवल 2 से 3 सिफारिशें पढ़ना है। 1988 में बनाई गई थी गाडगिल समिति, 132 सिफारिशें हमें नहीं पढ़ना है, हम केवल यहाँ पर 4 से 5 सिफारिश पढ़ेंगे जो मुख्यतः हैं, उसे हम देखेंगे। तो गाडगिल समिति 1988 में बनाई गई थी। तो गाडगिल समिति ने जो अपनी सिफारिशें दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है, गाडगिल समिति में उन्होंने 1988 में जब बी.एन. गाडगिल की अध्यक्षता में समिति की व्यवस्था की गई थी, बनाई गई थी, उस समिति में जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थे, पहला था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यहाँ पर हम केवल ये लिख देते हैं, संवैधानिक दर्जे की मांग, संवैधानिक दर्जे की मांग। तो संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और इसमें 2 है, दूसरा है कि वह त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए, त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए, त्रिस्तरीय। यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति की ही फॉलो की जा रही है प्रणाली को, तो त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की जाए। और इसमें हम दूसरा देखते हैं, तीसरा जिसे हम कह सकते हैं, तीसरा है कि राज्य जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान किए जाए। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जिसे हम एससी कहते हैं, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को विशेष आरक्षण प्रदान करना चाहिए। अनुसूचित जाति एससी, शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड कास्ट तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्थाओं में जो त्रिस्तरीय प्रणाली होगी, उन चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को विशेष आरक्षण प्रदान करना चाहिए। और महिलाओं के लिए उन्होंने बताया कि कम से कम एक तिहाई आरक्षण इन्हें अवश्य प्रदान करा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे लिख भी सकते हैं कि एक तिहाई मतलब कि कम से कम उन्हें एक तिहाई आरक्षण प्रदान करना चाहिए। और जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के थे, वहाँ पे उन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अधिकार दिया गया कि वह कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, न कि अगर और कैटेगरी के हैं उनके लिए यह छूट नहीं है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को वहाँ पर कोई भी व्यक्ति चुनाव इनके द्वारा लड़ सकता है और कोई अन्य नहीं लड़ सकता। तो फिर और हम इसमें अन्य देखें, चौथी देखें, और चौथी जो बताई उन्होंने वह कहा कि पंचायती राज संस्थाओं की जिम्मेवारी होगी कि वह सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपनी पंचायत में विशेष कार्य करेंगे और उन्हें कर लगाने, चुंगी, ड्यूटी लगाने का भी अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करनी चाहिए, यहाँ भी उन्होंने बताया। और एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, यह भी उन्होंने सिफारिश की। तो एक है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब कि जो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव होगा वह कौन कराएगा, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक और देखें हम, तो एक इन्होंने बताया कि एक राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की जानी चाहिए, स्थापना की जानी चाहिए, जो कि राज्य में जो फंड दिए जाएंगे पंचायत राज्य द्वारा पंचायतों को स्थापना करने के लिए, विकास करने के लिए पंचायतों में, उनके लिए राज्य वित्त आयोग होगी, जो कर, ड्यूटी और चुंगी जो होंगे उनका लेन देन और उनके जो साझा होंगे किस मद में कैसे दिया जाएगा, इसके लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से गाडगिल समिति और अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थाओं में तीन महत्वपूर्ण समितियां हैं। वैसे थुंगर समिति भी है, केशंथानम समिति है और रामानाथम समिति है, कई समितियां हैं। लेकिन हम बलवंत राय मेहता समिति जो जनवरी 1957 में बनाई गई थी, और दूसरा है अशोक मेहता समिति जो बनाई गई थी दिसंबर 1977 में। उन्होंने अगस्त में अपनी अगस्त 1978 में रिपोर्ट सौंपी। और फिर है गाडगिल समिति जो 1988 में बनाई गई थी। BN गाडगिल इस समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए गाडगिल समिति के नाम से जाना जाता है। इन समितियों में मुख्य रूप से बातें कही गई कि यह संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायती राज संस्थाओं को, और एक स्थापना है, एक बात कही कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जानी चाहिए, राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, और पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण लेवल पर और अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य किया जाना चाहिए, कार्य, चुंगी, ड्यूटी लगाने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।
तो इन सब बातों के साथ गाडगिल समिति बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिलहाल अब हम देखते हैं कि जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में जो सबसे पहले स्थापना की गई थी वह कहाँ की गई थी। अब हम इससे देखते हैं। देश में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पहले पंचायती राज व्यवस्था के तहत स्थापना की गई राजस्थान के नागौर में। बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में यह कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कहाँ की गई। तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 को देश में पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो स्पष्ट रूप से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि पहली स्थापना पंचायती राज व्यवस्था की कहाँ की गई। तो राजस्थान में। और किस जिले में किया गया। तो राजस्थान के नागौर में किया गया। किस दिन किया गया। तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया इसका उद्घाटन। तो कई प्रकार से आपकी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे व्यवस्था की स्थापना की गई, कहाँ किया गया, किसने किया, किस तारीख को किया। तो यह देखें। अब चलते हैं हम कि पंचायती राज संस्थाओं की जो संवैधानिक व्यवस्था थी कहाँ की गई, कैसे की गई, किस संशोधन के तहत किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो संवैधानिक दर्जे की मांग थी वह गाडगिल समिति ने किया था। इसे हम आपको बता चुके हैं। तो देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं की जो संवैधानिक दर्जे थी की मांग थी वह कब पूरा की गई। तो जनता जो समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब एल.एम. सिंघवी समिति बनाई गई थी तो उसमें राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने पास नहीं करा पाया। उसमें लोकसभा में तो पास करा लिया। अब हम देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकरण। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का जो संवैधानिकरण था वह कांग्रेस की सरकार थी उस समय। उसमें जो राजीव गांधी जी थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में विधेयक पेश किया पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जे के लिए, लेकिन लोकसभा में तो पेश हो गया, राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया। फिर इसके बाद आती है वीपी सिंह सरकार, जो वाम मोर्चा की सरकार थी, उन्होंने भी पेश नहीं करा पाए, नहीं पास करा पाए लोकसभा में। और फिर इसके बाद आती है पुनः कांग्रेस की सरकार, तो नरसिम्हा राव की सरकार। तब नरसिम्हा राव जी ने इसे पेश किया और इसमें 1992 में यह पारित हो गया। और इसके बाद लोकसभा में पहले, फिर राज्यसभा में, फिर इसके बाद 1993 में राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया। इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं का जो था वह संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो गई। फिर इसे संविधान में शामिल कर लिया गया। तो 1952 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जे की जो प्रक्रिया थी वह पूरी कर ली गई। तो फिर यह संवैधानिक हो गया पंचायती राज व्यवस्था। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के साथ इसमें हम 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जे की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। और इसके लिए एक नई अनुसूची बनाई गई, अनुसूची 9।
तो 9वीं अनुसूची जो थी इसके लिए बनाई गई। तो 9वीं अनुसूची जो है वह पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची में इसे शामिल कर लिया गया। तो नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। छोटी छोटी बातें हैं इसलिए हम इसे देख लेते हैं एक एक लाइन में। तो बस दोस्तों आज हम यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो पंचायती राज संस्थाओं में जो विभिन्न प्रणाली हैं, 3 प्रणालियाँ हैं, उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उनके अधिकार क्या हैं, कार्य क्या हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।